तो अब मैंने आपको शुरू में भी डिस्कस किया था इसे लेक्चर के इम्पोर्टेंट होगा और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस होंगी जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। और मैंने आपसे कहा था कि वो स्टडी से रिलेटेड भी होंगी और आपके रियल लाइफ में अगर आपको कोई ज़रूरत है तो वो भी आप मतलब कि अगर आपकी प्रॉब्लम उसके रिलेटेड है तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि एक वेल नोन कंपनी है पाकिस्तान में ही। ये तो खैर मेरी पर्सनल प्रोफाइल खुल गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रही वेबसाइट। ये है उनकी वेबसाइट वुड क्रिएशन नाम है और ये तकरीबन 23 ईयर्स से ये काम कर रहे हैं। इनके शोरूम्स वगैरह हैं आपको मार्ट और मेट्रो में खैर इनका शोरूम था सबसे बड़ा। जो कि अभी ना मॉडर्न स्टोर जो है वो मॉल में कन्वर्ट हो रहा है तो इस वजह से सारी शॉप्स उन्होंने खाली वगैरह करवा दी हैं। तो और इस वजह से अभी है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही वो कन्वर्ट होता है तो ये वहाँ पे भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पे वापस अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जो जहाँ पे अभी अवेलेबल है वो है DHA मेट्रो फेज़ 3 एयरपोर्ट के पास वाला। वहाँ पे मेट्रो के अंदर वुड क्रिएशन के नाम से शोरूम होगा लाहौर में। और लाहौर में ये अवेलेबल है मेट्रो ठोकर। वहाँ पे भी ठोकर पे जो मेट्रो है उसके अंदर अवेलेबल होगा लाहौर। और इसके अलावा फैसलाबाद में आपको इनकी शोरूम मिल जाएगा। अ, श- अ, स- तो उसका एड्रेस वगैरह आपको सारा कुछ आपको अवेलेबल यानी कि आप इनके वेबसाइट पे जाके यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल बेडरूम फर्नीचर, चेयर्स, कंप्यूटर टेबल्स, डाइनिंग रूम्स, किचन, सोफ़ाज, इवन के किड्स फर्नीचर। ये आपको इमेजेस भी सामने आपको शो हो रही हैं। इटालियन बुक रैक भी आपको मिल जाएगा और ये व्हाट्सएप का आपके सामने आइकन शो हो रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे जाके इनके प्राइस पता कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि जो वेबसाइट होती है वो काफ़ी देर तक अपडेट नहीं होती तो कुछ इधर प्राइस भी मेंशन नहीं है। हो सकता है कि एक आधा कोई प्रोडक्ट की प्राइस मेंशन हो तो वो अपडेटेड ना हो, कितने साल पुरानी हो। तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आप लोगों को ये बता देंगे कि करंट प्राइस क्या चल रही है और क्या डिस्काउंट है। बाकी आपके लिए जो स्पेशल अनाउंसमेंट ये थी कि अगर आप यहाँ पे जाके कुछ चीज़ बाय करते हैं तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। आप अ, अपना फास्ट का कार्ड लेके जाएं। फास्टियन के लिए स्पेशल ये डिस्काउंट है। आप अपना फास्ट का कार्ड लेके जाएं, उन्हें दिखाएं तो आपको वो स्पेशल डिस्काउंट जो भी उस टाइम चल रहा होगा स्पेशल फास्टियन के लिए चलेगा। तो इनके जो लिंक है वेबसाइट का, इवन के फेसबुक का लिंक है। फेसबुक पे आप 57 के फॉलोअर्स होंगे इनके। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी। तो ये आपको बेड के डिज़ाइंस वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। इवन के किचन के वार्डरोब्स वगैरह बनवाना चाहते हैं, कैबिन्स वगैरह, सॉरी वार्डरोब कह रहा हूँ। कमरों में रूम में वार्डरोब्स वगैरह आप बनवाना चाह रहे हैं या किचन्स में कैबिनेट वगैरह जो भी हैं आप करना चाह रहे हैं तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और देन आपके लिए जो मैं बात कर रहा था वो फास्टियन के लिए थी कि आप इनका वेबसाइट का लिंक, फेसबुक पेजेस का लिंक ना आपको मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे मिलेगा। ये इवन का आपको लिंक्डइन प्रोफाइल का, मेरी अपनी प्रोफाइल का भी लिंक मिल जाएगा। ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए मैं। और जो भी आप यहाँ पे जाके चीज़ें वगैरह देख सकते हैं। फेसबुक पे ज़्यादा आप देख सकते हैं पोस्टिंग वगैरह चल रही होती है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। और बाकी अगर एक और अनाउंसमेंट है, अगर आपको कोई क्यूरी हो तो ये आपके सामने ईमेल नज़र आ रही है, इस पे आप मेल करके भी पूछ सकते हैं या कुछ भी क्यूरी वगैरह आप यहाँ पे बता सकते हैं या किसी को कुछ बेहतर है कि आप कमेंट में बता दें, वरना ज़्यादा है तो आप ये ईमेल यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास आता है कि बिग एम मेथड। ये होगा कि आप फॉलो वगैरह कर लेंगे नहीं, इवन कि इंस्टाग्राम का होपफुली अगर मेरे पास लिंक इनके पेजेस तो हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ना वो ऐड कर दूंगा।
और हो सकता है कि मैं इस वीडियो के मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक ऐड कर दूँ, तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। अपडेट रहेंगे कि कौन सा डिस्काउंट चल रहे हैं, कब तक चल रहे हैं और फास्ट ईयर के लिए क्या डिस्काउंट चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास आ जाता है कि फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी यूजिंग द बिग एम मेथड एंड टू फेस टेक्निक्स। यानी कि इसने यहाँ पे दोनों सॉल्यूशंस हमसे पूछ लिए, बिग एम मेथड और टू फेस, यानी कि पाइथन, उसने कहा दोनों को पाइथन से भी इम्प्लीमेंट करना है। ये तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आप खुद कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। टू फेस मेथड हो गया और बिग एम मेथड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो सीधा हम सोल्यूशन पे चलते हैं कि मेरी कोशिश है कि वीडियो कम से कम लेंथ ही बने। तो सबसे पहले बिग एम मेथड, ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम करते हैं कि इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। जारी बात है सिंप्लेक्स मेथड है, देन हम स्लैग वेरिएबल वगैरह तो इंट्रोड्यूस कराएंगे ही कराएंगे इसमें। तो हमने स्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया, यानी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे कराने की जरूरत नहीं है, हमेशा स्लैग और सरप्लस वेरिएबल ग्रेटर देन और लेस देन वगैरह में ही ऐड होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन वाला केस आ गया, तो यानी कि मैंने आपको कहा था माइनस होगा, तो सरप्लस वेरिएबल कहलाता है। तो ये रहा हमारे सामने टू x1 प्लस x2 माइनस s1 इज इक्वल टू 8, ये सरप्लस वेरिएबल आ गया। और देन हमारे पास आता है x1 प्लस 3x2 प्लस s2, ये स्लैग वेरिएबल आ गया, ये साथ मैंने मेंशन भी कर दिया है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप वही है कि बेसिक वेरिएबल निकालना है हमने, सिंपल। वही उसी तरीके से हमने क्या करना है कि जो एक्चुअल वेरिएबल है x1 x2 उनको हमने जीरो पुट करना है, और हमारे पास जो नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगे, जो वेरिएबल नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहे होंगे वो हमारे पास बेसिक वेरिएबल हो गए। सिंपल, हमने जब पुट किया तो यहाँ पे पुट किया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आ गया 0 इज इक्वल टू 6। ये तो इनवैलिड है यार। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट को असाइन हो गया? नहीं ना। यहाँ पे तो वेरिएबल हमेशा वैल्यू असाइन होती है वेरिएबल को, तो यहाँ पे वेरिएबल आना चाहिए था, इस वजह से इनवैलिड है। यानी कि इस ये इक्वेशन मसला कर रही है, ये आपने नोट डाउन कर लिया। देन हमने इसमें पुट किया 2x1 प्लस x2 माइनस s1 में इज इक्वल टू 8 में, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई नेगेटिव। मैंने आपको पहले कहा था कि बेसिक वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव आती है तो इसका मतलब वो इनफीजिबल रीजन की तरफ लेके जा रहा है। अगर वो इनफीजिबल रीजन की रीजन की तरफ लेके जा रहा है तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, हम तो फीजिबल रीजन निकालना चाह रहे थे। हाँ, अगर आपको वो कहता है कि बताएं कि ये इनफीजिबल रीजन वगैरह है, तो आपको यहाँ से देख के पता लग जाएगा भाई, आप कह सकते हो। S2 में उसने क्या पुट की तो 15 है, यानी कि पॉजिटिव वाली, ये कोई मसला है। यानी कि हमारी दो इक्वेशन ऐसी है जो मसला कर रही है। और मेथड भी हमारे पास क्या है, बिग एम मेथड है। या तो टैबलेट होता ना, तो उसमें तो हमने सिंपल कह देना था कि भाई ये इनफीजिबल रीजन की तरफ जा रहा है, तो ये इस वजह से जा रहा है। लेकिन अब तो मैंने उस टाइम आपको बताया था कि जब इस तरह के मसले होते हैं, हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराने होते हैं, और वो मेथड आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस होते हैं एम मेथड में और टू फेस मेथड में। तो हम वही कर रहे हैं इस बार। ये सॉल्यूशन उसी तरीके से हुआ है, टू फेस सॉरी बिग एम मेथड से हुआ है। तो हम सिंपल क्या करेंगे भाईजान, पहली इक्वेशन मसला कर रही है और दूसरी इक्वेशन मसला कर रही है, हम इन दोनों के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देंगे। सो अवॉइडिंग दिस वी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल इन दिस इन द इक्वेशंस। इन दिस इक्वेशन आना था खैर, हु इज़ मेकिंग प्रॉब्लम, खैर सही लिखा हुआ है, खैर इग्नोर करना। तो x1 प्लस x2 प्लस r1 इसलिए कहते हैं कि भाई पूरा रीड कर लो तो समझ आ जाएगा। थोड़ा सा पढ़ के, यानी कि एक बात को आप पूरा सुने बगैर आधी चीज़ को सुन के साइड पे कुछ और कंक्लूड करेंगे, जब तक आप अगर पूरी बात सुन लें तो आपका कंक्लूजन कुछ और होगा, और अगर आप हाफ बात सुन के चले जाएं तो उसका कंक्लूजन आप कुछ और निकालेंगे। इसी तरह के आप लेक्चर के शुरू वाले पोर्शन देख लें और एंड से आप निकल जाए भाई, तो मसला तो होगा ना। तो देन हम करते हैं मूव। यानी कि x1 प्लस x2 पहली इक्वेशन में मसला कर रहे थे, r1 हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया इक्वल टू 6 कर दिया। इसी तरह दूसरे में हमने r2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया, बाकी थर्ड इक्वेशन वैसे रही। अब हमने क्या करना है, दोबारा हम चेक करेंगे कि हमने बेसिक वेरिएबल कैलकुलेट करने के कौन से हैं। तो हमने नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से रखना है, एक्चुअल वेरिएबल तो आपके नॉन बेसिक जाएंगे ही जाएंगे, x1 हो गया, x2 हो गया। इसके अलावा वो वेरिएबल भी जाएगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, यानी कि S1 की वैल्यू आ रही थी नेगेटिव, हमने इसको भी नॉन बेसिक कंसीडर कर लेना। हमने इन दोनों को नॉन बेसिक कंसीडर किया, और नॉन बेसिक कंसीडर करने का मतलब है कि जीरो पुट करना है इन तीनों को जगह। तो हमारे पास वैलिड वैल्यूज आ गई है, देखें r1 की 6 आ गई, r2 की 8 आ गई, s2 की 15 आ गई। अब ये बेसिक वेरिएबल है और इनकी वैल्यूज भी हमारे पास पॉजिटिव आई है। तो क्या है, यानी कि हमारा मसला तो हल हो गया। अब हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे।
तो हमने क्या किया कि हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रीराइट कर लिया विद आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात हो रही थी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने रीराइट कर लिया। अब इसके अंदर क्या करना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराने, सारी बात है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस आएगा कि भाईजान बिगर मेथड में दो केसेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, और वो दो टाइप्स के होते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइज है तो हमने क्या करना है कि पहली बात तो सुन लें, R1 R2 दो वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल है, हमने दोनों को जी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस कराना ही कराना है। अब उसके साथ हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो पॉजिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा या नेगेटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, ये टोटली डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन है का है या मिनिमाइजेशन का। तो मैंने सात इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख दिया आपको, मैं आपको बता भी रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मिनिमाइजेशन का है, सपोज करें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मिनिमाइजेशन का है, तो उसके अंदर हमने प्लस एम इंट्रोड्यूस कराना है। प्लस एम को R1 मतलब कि जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे उन सब से मल्टीप्लाई करना और ऐड कर देना है। अगर हमारा फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉरी मैक्सिमाइजेशन, हाँ मैक्सिमाइजेशन का है, तो हमने नेगेटिव एम को मल्टीप्लाई कर देना है सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, यानी कि R1 माइनस एम R1 हो जाएगा, इसी तरीके से माइनस एम R2 हो जाएगा, और उनको हम जी में ऐड कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन था मैक्सिमाइजेशन का, तो हमने माइनस एम R1 प्लस करके, यानी कि प्लस माइनस माइनस ही हो जाता, तो माइनस एम R2 हमने ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके हैं दो तरीके हैं, दोनों वैलिड है, मतलब कि तरीके नहीं है, कुछ स्टेप्स आप अगर आप टेबल फॉर्म में लेके जाके करना चाहो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे थोड़ी सी कंपटीशन ज़्यादा करके फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। वो है जो मैंने बिग एम मेथड की जो क्या कहते हैं बात करते हैं, जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, उसके अंदर मैंने वो तरीका कराया था कि जिसके अंदर हम टेबल में, यानी कि इस इक्वेशन के बाद हम टेबल में चले जाते हैं। और वो किस तरह, हमने क्या करना था कि अब m की वैल्यूज़ भी होती थी, अब हम खाली m से तो नहीं ना जा सकते, तो हम m एक कांस्टेंट है, तो हमने देखना है कि हमने हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर इंटीजर्स है लाइक 4 है, 5 है, 10 है, 11 है, तो अगर इस तरह की वैल्यूज है तो हम m की वैल्यू कंसीडर करेंगे 100। हम m की वैल्यू हमेशा हमने ज़्यादा ही लेनी है, हम 100 कंसीडर करेंगे। अगर फर्स्ट करेंगे यहाँ पे 5 की जगह 500x1 होता है प्लस 400x2 होता है, यानी कि हंड्रेड्स में होता है, या 110 होता है, 111 के फॉर्म में होता है, तो देन हमने 1000 एम की वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर 1000 में होती तो हम 10,000 में चले जाते हैं एम की वैल्यू का, हमने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब करनी होती है, और वो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दी किस तरीके से करनी है, आपको इस रेंज से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये हमने वैल्यू पुट की, तो हमारे पास माइनस 100 R1 आ गया और माइनस 100 R2 आ गया एज इट इज़। देन हमने उसमें मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी ना, उसमें मैंने यहाँ से ही डायरेक्ट ये टेबल फॉर्म में ले गया था, वैल्यूज पुट किया और उसको गया था। आपने वो वीडियो देखी है, वो भी वैलिड है, कोई मसला नहीं है। हमने उधर ऑपरेशन अप्लाई करके कंपटीशन की थी, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने उस तरीके से पढ़ाया था, और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस तरीके से पढ़ाया जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमने क्या करना था कि अब जब ये वैल्यूज़ होगी माइनस 100 R1 माइनस 100 R2, अब हमने R1 R2 की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल इसके अंदर हमने पहले पुट किए हैं, अब हमने इनको रिमूव करना है। और वो किस तरीके से करना है, इनकी वैल्यूज़ को पुट करके। अब वो किस तरह निकालने हैं, हमने सारी बात इक्वेशन जो हमने ऊपर बनाई थी, ये वाली इक्वेशन बनी है, ये वाली इक्वेशन बनी हुई है, R1 R2 जिसमें आ रहा है उनको यूज़ करके हुए हमने निकालनी है। तो वो मैंने वर्किंग यहाँ पे शो कर दिया, आपको वैसे ही देख के समझ आ जाएगी कि इस इक्वेशन में से x1 प्लस x2 प्लस R1 इज इक्वल 6, तो हम R1 की वैल्यू हमारे पास ही आ जाएगी। इसी तरह हमने R2 की वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू हमने इधर इस वाली इक्वेशन में पुट की, देन कंप्यूटेशन की, हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाके, यानी कि ये आ गया, ये 1400 में यहाँ पे लिया गलती से, लेकिन ये माइनस 1400 यहाँ आना था राइट हैंड साइड पे, तो देन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू का क्या करना, हमने सिंपल ये टेबुलर फॉर्म जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस नहीं किया, सेम टू सेम वही ऑपरेशन है, सारा कुछ वही है। और वीडियो हो सकता है लंबी जा रही हो, तो मैं अब इसको शायद एक्सप्लेन ना करूं, क्योंकि मैं इसे पिछले जो टेबुलर फॉर्म था उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर आया हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना कि अब इसमें जाके इनकी कोएफिशिएंट की वैल्यूज पुट की, सिंपली वही दो कंडीशन देखने के भाईजान, जो आपके पास बेसिक वेरिएबल उन दोनों के जी कोएफिशिएंट जितने भी हैं वो उनके जी कोएफिशिएंट में वैल्यू 0 होनी चाहिए, उनके नीचे आइडेंटिटी बननी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ठीक है। अगर नहीं है बन रही, ये 0 यहाँ पे नहीं बन रही, तो हम रो ऑपरेशन अप्लाई करके यहाँ पे जीरोस बनाएंगे।
तो ज़ाहिर बात है अब वही सेम टू सेम सिनेरियो, यानी कि मैक्सिमाइजेशन का था तो सबसे मिनिमम यानी कि हमने नेगेटिव वैल्यूज़ को उठाना था, तो वो थी -300। और अब ये बेचारे के साथ ज़्यादती होगी कि ये x1 इस बॉक्स में नहीं आया, खैर कोई मसला नहीं है ऐसा। तो ये है x1 एंटर होगा, उसी तरीके से रेशियो हम सोल्यूशन से कंप्यूट करेंगे यूज़ करके सोल्यूशन ऑफ पिवट कॉलम का, और यहाँ पे हम लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट कर लेंगे पिवट रो, देन पिवट एलिमेंट की जगह 1 बना के रो ऑपरेशन अप्लाई करके 0, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है जो मैं इसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करके आया हूँ इन फुल डिटेल। आप तो सेम वही ऑपरेशन अप्लाई करना है, वही केसेस होंगे मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन वाला। आप यहाँ पे उसने बता दिया। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखना कि फाइनल आइट्रेशन में आपके पास कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यानी कि R1 R2 जो वेरिएबल्स थे वो आर्टिफिशियल वेरिएबल थे, तो वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल है इसका मतलब आपका सोल्यूशन इनफिजिबल है, यानी कि कोई फिजिबल रीजन यानी कि कोई बाउंडेड रीजन आपका एग्जिस्ट नहीं करता अगर यहाँ पे मेरा R1 या R2 में से कोई भी इन्वॉल्व होता बेसिक वेरिएबल्स के बेसिक के कॉलम में। तो यहाँ पे देखें कि कोई वेरिएबल क्या कहते हैं अपना आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है। ठीक है, x1 की वैल्यू आपके पास आ गई 6, x2 यहाँ पे नहीं है बेसिक वेरिएबल में, इसका मतलब नॉन बेसिक है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और z की वैल्यू ये आपको जहाँ से कंप्यूट होकर आ रही 30। तो ये था हमारे पास सोल्यूशन इसका। तो ये मैंने नीचे लिख भी दिया कि आर्टिफिशियल वेरिएबल इन्वॉल्व इन बेसिक वेरिएबल कॉलम इन फाइनल स्टेप when no more pivot column selection possible, यानी कि कोई सिलेक्शन ना आगे, यानी कि आपका फाइनल स्टेप है तो वो फिर इंडिकेट करेगा कि इनफिजिबल सॉल्यूशन है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं टू फेस मेथड। उससे पहले तो हम टू फेस मेथड में मूव करने से पहले तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा दिखाऊंगा कि फेसबुक पे अब ये आप देख लें, माशाल्लाह से 57 के फॉलोअर्स हैं, और ये आप देख लें सारा। तो ये मेरा था कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो इस वजह से मैंने आपको दिखाया कि भाई आपका भाई आपके लिए एक वैलिड चीज़ लेके आया। इवन कि हम इनके चीज़ें यूज़ कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो वो काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन है उनका, और क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी हैं। इवन कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अपना इंस्टाग्राम पे रिव्यूज़ भी शेयर करूँगा इन मेंशन करके, अगर आप लोगों ने फॉलो वगैरह किया हो इनके पेजेस को तो आपको अंदाज़ा पता लग जाएगा कि ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गए, 18 टू 16 ईयर्स सोफ़े वगैरह सोफ़ा वगैरह और एक टेबल वगैरह के डिज़ाइन है कि इवन के अभी भी अगर गेस्ट आते हैं ना तो वो पूछते हैं इस बारे में कि ये सोफ़ा आपने कहाँ से लिया, और ये टेबल का डिज़ाइन और ये टेबल आपने कहाँ से बनवाया 16 ईयर बाद, और उसकी क्वालिटी अभी भी ऐसे लगता है, और फिनिशिंग वगैरह ऐसी है कि आपको अभी भी न्यू ही फील होगा। इवन कि आप इधर पेजेस पे जाके कुछ वीडियो भी देखेंगे ना, आपको वो ऐसा लग रहा होगा कि क्या कहते हैं उसको कि अभी फ्रेश पीस है। आप इधर जाके इवन आप वीडियोस वगैरह देखें तो आपको कुछ अंदाज़ा होगा कि ये यार किसी के घर में शूट हुई है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको पता लग जाना चाहिए बल्कि वो जो शूट है ना वो मैंने ही रिव्यूज़ शेयर किया था खैर वीडियो बना के, तो वो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किसी के घर में, या ये पिक जो है ना ये किसी के घर में है। तो और वो प्रोडक्ट जो है, मकसद कहने का है कि वो हम तकरीबन टेबल होंगे डिज़ाइन, तो वो तकरीबन 2 ईयर से यूज़ कर रहे हैं, वो अभी भी वैसे है, और आपको लग रहा होगा कि फ्रेश पीस पे वो पिक और वीडियो बनी हुई है। तो चलें अब बहुत डिस्कशन होगी। खैर आपको तो इस प्लेटफॉर्म से आपको तो डिस्काउंट भी मिल रहा फास्ट इन, तो जल्दी से इसको अवेल कर लेना और फॉलो वगैरह कर लेना। आ, तो बाकी चलते हैं, बाकी जिन्होंने फेसबुक का इंटरफेस देखा होगा तो उनको अंदाज़ा हो गया होगा, इशारा ही काफ़ी है। तो चलते हैं टू फेस मेथड पे। तो मैक्सिमम हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन केसेस ये इक्वल 5x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू ये जो हमारे पास आ जाती हैं जितनी, यानी कि सेम वही है। बाकी हमारा ये जो सेम वर्किंग वही है कि हमने स्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना है, देन हमें जो चीज़ें मसला करेंगे हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल, सेम वही वाला काम है जो अभी बिग एम मेथड में करना। बस यहाँ से डिफरेंस आएगा। टू फेस मेथड का मतलब नाम से ही जाहिर है कि भाई इसमें दो फेसेस होंगे, फेस 1 एंड फेस 2। फेस 1 में आपने क्या करना है, आपने हमेशा जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस कराया ना उन सबका सम कर देना, उन सबका सम करके आपने आर के बराबर कर लिया। अब वो आपने हमेशा मिनिमाइज करना है उसको,
चाहे आपका ओरिजिनल फंक्शन जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सॉरी, वो मैक्सिमम का हो या मिनिमम का हो, आपने उसको इग्नोर कर देना है। आपने हमेशा मिनिमम का लेना है, ठीक है। उसको सिंपल आर के लिया, वही सिंपल R1 R2 के आपने इन यूजिंग अबव इक्वेशंस आपने इनकी वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर दी आर, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन के आ जाएगी। देन आपने वही टैबलेट फॉर्म, यार वही बार बार एक चीज़ को आप यूज़ करते आ रहे हैं। बाकी एक मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टेक पॉइंट्स बताऊंगा और कैलकुलेशन हिंट्स वगैरह दे दूंगा आपको कि कहाँ से हम वर्किंग को बचा सकते हैं। वो ये है कि हमने सिंपली वो आर यहाँ पे जी की वैल्यू लिखते थे, जी की हम लिखते थे रो, तो जारी बात है अब हम फेस वन में आर को लेके चल रहे हैं तो हम उसके लिए लिखेंगे वैल्यूज़ वगैरह। तो हमने यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ नोट डाउन कर ली, इसी तरीके से R1 R2 R3 के लिए कर ली। अब क्या करना है, वही सिंपल आर्टिफिशियल। अब हमने क्या कहा था, मैंने आपको अभी तो मेंशन किया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहे ओरिजिनल जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन का हो या मिनिमाइजेशन का हो, हमारा उससे लेना देना नहीं। हम फेज़ वन के अंदर काम कर रहे हैं, हमने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया और वो हमेशा के लिए मिनिमम, हमेशा हमेशा मिनिमम कंसीडर किया जाएगा। अब मिनिमम के केस में क्या होता था, मिनिमम के केस में हम सिलेक्ट करते थे कि जो कि सबसे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू अवेलेबल होती थी हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर, यानी कि हमारे पास अब आर है ना एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोफिशिएंट के जो सबसे पॉजिटिव वैल्यू क्या 3 है, तो हमने उसको एज अ पिवट कॉलम सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से जब पिवट कॉलम आ गया, सॉल्यूशन के जरिए हमने रेशियो डिसाइड निकाल ली और पिवट कॉलम को यूज़ करके रेशियो निकाल ली। और रेशियो हमेशा मिनिमम ही लेनी है, चाहे पॉजिटिव का केस सॉरी मैक्सिमाइजेशन का केस हो मिनिमाइजेशन का केस हो, तो एक ही चीज़ है दोनों सिनारी में। सिमिलरली वो वर्क करना है। बाकी मैंने आपको कहा था कि कैलकुलेशन का बताऊंगा कि शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है। अब वो है ये है, अब x1 एंटर हो रहा है, R2 लीव कर रहा है, R2 लीव कर रहा है, R2 देखा आपने, ये तो आर्टिफिशियल वेरिएबल है। जब भी आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव करे ना बेसिक वेरिएबल का कॉलम, आपको उसका कॉलम एलिमिनेट कर देना है। आप ये देखें, इसलिए मैंने लाइन लगा दी, इसकी कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं है, हम क्यों ज़ाया करें भाई, हमारे पास तो टाइम ही नहीं पेपर में, और क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़नी। तो आपने उधर लाइन लगा देनी है, R2 आर्टिफिशियल वेरिएबल था, उसने लीव किया, तो आपने उसके कॉलम में लाइन लगा दी, भाई इसकी कैलकुलेशन की मुझे ज़रूरत ही नहीं। और सिमिलरली अब ये बात मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे अब बताऊँ ना, आप ये चीज़ यहाँ पे भी कर सकते थे भाईजान, जैसे ये R2 लीव कर रहा है ना, इसका कॉलम उड़ा दो, आप कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया था, आपको क्लियर करो, लेकिन आप फेस अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसकी मेरे हिसाब से तो पिछले में आप जिस तरह अब इसमें ये है कि क्योंकि आगे जाके आपने जब टू फेस सेकंड फेस में जाएंगे ना, तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस लिए मैं ये कह रहा था। अब यानी कि R2 लीव किया तो मैंने उसके कॉलम में लगा दी लाइन, भाई इसकी वैल्यू कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। देन यानी कि R2 लीव कर रहा है, उसकी जगह x1 ने ले लिया, x1 यानी कि पिवट एलिमेंट की जगह हमने 1 बनाया और ऑपरेशन बना के ऊपर नीचे 0 कर लिया, वो सेम टेबलर फॉर्म वाला ही काम है। तो देन इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा पॉजिटिव वैल्यू, अब हमने रुकना कब होता है, यानी कि ज़ीरो आ जाए या नेगेटिव वैल्यूज आ जाए आज इस रो में, तब रुकेंगे। तो सिंपल, अब यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास R1 लीव करा, R1 देखा तो ये तो भी एक और आर्टिफिशियल वेरिएबल था, ये लीव करा, तो इसके भी कॉलम में हमने डैश लगा दी, पूरी लाइन लगा दी, कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है। वो कंडीशन बाकी जो मैंने कहा था कि भाई जो बेसिक वेरिएबल होंगे उनके कोएफिशिएंट 0 होने चाहिए और उनके नीचे डेली वो सेम रहेगी, टेबलर फॉर्म वाला है। अब ये सारा टेबलर फॉर्म ही चल रहा है, तो ये सारा एंड पे हमारे पास कंप्यूटेशन आ गया। अब देखिए सारे 0 हो गए, हमने रुक जाना आर के अंदर। अब देखें अब क्या है कि ये जो है ना, इधर आर का सोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर 0 आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका फेज टू एग्जिस्ट करता है, उसकी वर्किंग आपने करनी है। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाती है या कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है अदर देन जीरो वैल्यू, अदर देन जीरो आ जाती है, तो इसका मतलब आपका फेज टू एग्जिस्ट नहीं करता। आपने सिंपल कह देना कि फेज टू डज नॉट एग्जिस्ट एज द वैल्यू ऑफ आर इज नॉट ज़ीरो, और आपने यहाँ पे लिख देना है। अब ये इस तरह मैंने लिखा कि इफ़ आर की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसका मतलब है फेज़ टू हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो हम फेज़ टू पे आ जाते हैं। इफ वन ऑफ द कंडीशन इज वायलेटेड एज डिस्कस इन अबव, सो द वैल्यू ऑफ इज, यानी कि यही चीज़। हाँ, और दूसरा ये कि आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो मैं पहले डिस्कस किया था। आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर बेसिक कॉलम में होगा तो इसका मतलब है कि हमारा इनफिजिबल रीजन बनेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे मैंने बात डिस्कस कर दी है। सो अब कंडीशन ये वही बात बताई हुई है सिंपल। अब ये कहाँ पे आ गया मैं, अब ये है हमारा फेज़ टू।
यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं दी, खैर यहाँ पे मुझे देनी चाहिए थी, यहाँ पे फेज़ 2 मुझे लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करें फेज़ 2 में। फेज़ 2 में सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आर की वैल्यू को रिप्लेस सॉरी आर वाली रो को जी वाली रो से, यानी कि अब हमने ओरिजिनल फंक्शन लेके करना। पहले तो हम अपना फंक्शन बना के उसको लेके जा रहे थे, अब हमने ओरिजिनल फंक्शन यानी कि जो हमें गिवन था जी इक्वल 5x1 प्लस 4x2, जो उसको मैक्सिमाइज़ करना था, उसको लेके हम चलेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे, और ये जो वैल्यूज आई और यहाँ पे वेरिएबल्स कैसे आ गए और इनकी वैल्यूज कैसे है वो, यार अभी तो हमने फेस 1 के अंदर फाइनल स्टेप में जो वैल्यूज है ना वो है, यानी कि हमने ये वाली रो को इस रो की जगह जी वाली ओरिजिनल हमने फंक्शन वाली ली। बाकी सिनेरियो तो हमारे पास सेम है, और मैंने आपको कहा था कि इनकी वैल्यू, क्योंकि अगर आप इनकी वैल्यूज को कंप्यूट भी कर लोगे ना, एंड पे जाके फेज 2 के अंदर हमने कहना है कि हमने R1 और R2 कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने आपको पहले से ही कह दिया था भाई लाइन लगा दो, इनके वैल्यू कैलकुलेट करने का फ़ायदा ही नहीं है, एवरी टाइम जाया करें हम। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल जैसे ही लीव करे उसको हम उसके कॉलम की वैल्यूज़ को कंप्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी एक, और ऊपर से ज़ाहिर बात है पेपर में इतना टाइम तो होता नहीं कि बंदा, जहाँ से आपको टाइम बच रहा है पेपर में आप बचाओ भाई। उसके बाद हमारे पास ये आ गया वही सेम, देन वही मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो हम मैक्सिमाइजेशन को लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि दो कंडीशन देखनी है कि यहाँ पे जितने बेसिक वेरिएबल हैं उन सबके जी के कोफिशिएंट में वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो x1 का देखा, x1 की तो वैल्यू ज़ीरो नहीं है, x2 को देखा वो भी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, x2 की वैल्यू ज़ीरो है। तो भाई साहब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपने, ये देखें ना यहाँ पे वन है, इसके ज़रिए आप इस पूरे यहाँ पे ज़ीरो बना लेंगे, जब जो वैल्यू आ जाएगी उसके बाद इस वाली रो को यूज़ करके यहाँ पे ज़ीरो बना लेंगे, तो आपके पास काम सेट। रो ऑपरेशन अप्लाई किया, देन उसके बाद वही देन उसके बाद वही सिनेरियो जो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड से करते हुए आ रहे हैं, पिवट कॉलम सेलेक्ट करना, पिवट रो सेलेक्ट करनी, एलिमेंट सेलेक्ट करना, रेशियो निकालनी, सारा कुछ वही है। तो वही जैसी कंडीशन फुलफिल हुई कि इससे आगे हमारे पास कोई कॉलम सेलेक्ट नहीं हो सकता एज अ पिवट, और कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इन्वॉल्व नहीं है बेसिक में। खैर इसमें तो आएगा ही नहीं ना फेज 2 में, क्योंकि हमने तो कोई रखा ही नहीं, कॉलम तो हमने ड्रॉप कर देने। तो लिहाजा ये जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन निकला है x1 = 6, x2 = 0 और z = 30, तो ये था हमारा टू फेस मेथड। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखें कि मैं कब से रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे टाइम नहीं याद, आई थिंक 2 या ढाई 3 बजे मैंने कहा था रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, और अब देख लेंगे सुबह के 6 बज रहे हैं। तो भाई ने कहा था कि वीडियो आ जाएगी तो इंशाल्लाह आएगी, और अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सो गया था, पहले मैं ये असाइनमेंट कर रहा था, इस असाइनमेंट में मेरे तकरीबन 3 दिन लगे हैं। यस, जैसे ही ये मैंने असाइनमेंट पूरी की है उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके मैंने इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो जब आप उठेंगे इंशाल्लाह आपको ये अवेलेबल होगा। तो भाईजान शेयर वगैरह तो फिर बनता है ना, इवन कि आप अपने फ्रेंड्स मतलब कि फास्ट के अलावा कोई अगर GCU पढ़ा, GUMT पढ़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ा, UCP पढ़ा, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ सब्जेक्ट अभी पढ़ने हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। और आप लोग तो सब्सक्राइब करके जाओ ना, जो बगैर सब्सक्राइब किए लाइक किए कमेंट में तो बताना ज़रा, क्योंकि इस वीडियो में इस लेक्चर में आपको एक न्यू वर्जन मिला होगा टीचिंग स्टाइल में। आपने देखा होगा, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनका अंदाज़ा होगा कि ये पिछली वीडियो से पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट होगा, और ये बताना ज़रूर कि कैसा लगा। तो असाइनमेंट का फाइनली लास्ट क्वेश्चन आ गया है डुअल प्राइस का। देन इसको डिस्कस करते हैं और ख़त्म करते हैं, और आपको पता है कि भाई इसके बाद आप आपका भाई इसको एडिट करेगा, देन अपलोडिंग पे लगाएगा। हो सकता है अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन टाइम से हो जाए, क्योंकि अभी पाकिस्तान में नेट स्लो चल रहा। आप सब जानते होंगे कि सऊदी वाली साइड से वायर इंटरप्ट हो गई हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग, टाइम ज़ाया नहीं करते। मैक्सिमम इज इक्वल टू जी, ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसने दे दिया, उसने कहा इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। उसने कहा रेंज ऑफ ऑप्टिमेलिटी। अब हमारे पास दो किस्म की रेंज होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक फिजिबिलिटी रेंज होती है और एक ऑप्टिमेलिटी रेंज होती है। अब ये मैंने लेक्चर इसका अपलोड नहीं किया हुआ, इंशाल्लाह मैं इसके बाद जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं ये वाला लेक्चर अपलोड करूँगा डिटेल में, जिसमें ये मैं सारा कुछ डिस्कस करूँगा। अभी मैं टू द पॉइंट आपको बता देता हूँ कि ऑप्टिमैलिटी रेंज किस तरह निकालते हैं, ये यानी कि जो जो चीज़ें इधर पूछी उसको डिटेल में बता दूंगा, और जितना हो सका मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता दूंगा। बाकी
मैं उस वीडियो में बता दूंगा, तो आप उधर देख सकते हैं जाके। तो स्टार्ट करते हैं। उसने कहा ऑप्टिमलिटी रेंज निकालने, तो सबसे पहले रेंज ऑफ ऑप्टिमलिटी निकाल लेते हैं। इसमें क्या है ये हमें उसने दिया हुआ है क्वेश्चन, मैक्सिमम जी इक्वल 5x1 प्लस 7x2 x1, यानी कि ये जो भी है कॉन्स्टेंट है। इसके बाद ना मैंने स्क्रीनशॉट मतलब कि जियो जेब्रा के किए, यानी कि ये जो उसने हमें दिया हुआ ना मॉडल, मैंने इसको सारा अपलोड करके ये वन के सारी चीज़ें हाईलाइट वगैरह करके आपको दिखा दी। ये दो स्क्रीनशॉट ये है कि भैया ये देखें, सारे रीजन ये डिफरेंट हो गए, ये तो सेम होगा। ये इक्वेशन साथ दिखाई है मैंने कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला हुआ ये सारा। तो तो टाइम नहीं ज़ाया करते, तो आगे चलते हैं। ऑप्टिमलिटी रेंज पार्ट ए। उसने कहा टू कैलकुलेट द ऑप्टिमलिटी रेंज वी रीड, हमें रेशो चाहिए होती है ऑल कांस्टेंट की, यानी कि थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको। फिजिबिलिटी रेंज जो होती है ना, वो कोरस्पॉन्डिंग जो होती है कि हमारे पास जो आप बात करते हैं कि वो इस तरीके से होगी कि ये जो हमारी चीज़ है ना, हम सिर्फ इन्हीं को दो को लेंगे, यानी कि ये जो मसला करेगी कुछ, क्योंकि जब हम इसकी रेशो निकालेंगे ना तो ये मसला करेगी, तो इसका हम अवॉइड करेंगे, तो आपको लेक्चर में पता चल जाएगा इजीली। और ऑप्टिमलिटी रेंज में हमारे पास क्या होता है कि ये सारे कांस्टेंट, यानी कि सारी जितनी भी हमें इक्वेशन कांस्टेंट गिवन है ना, ये सारी की सारी इन्वॉल्व होंगी ऑप्टिमलिटी रेंज में। ये ऑप्टिमलिटी रेंज वो है कि हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करेगा, हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। आप ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं अपना आंसर चेक करने के लिए, अगर आपके पास टाइम है कि आपने जो कंप्यूट किया, आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो आया और उसकी रेंज क्या है, उस रेंज में लाई कर रहा है, तो आप यहाँ से भी एक पॉइंट पिक कर सकते हैं कि भाई मेरा आंसर सही आया। तो वो कैसे निकालते हैं? सिंपल। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं डिस्कस कर देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सी एक्स वन प्लस सी वन एक्स प्लस C2 y, लेस देन भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है, इक्वल टू भी हो सकती है, सम कांस्टेंट है, उसको हम C3 नाम देते हैं। हमारा लेना देना C1 C2 से है बस, और किसी से नहीं है। तो हमारी रेशो होगी C1/C2, ठीक है। x1 लेस देन इक्वल टू 6 है, इसका मतलब ये है कि x1 का क्वेश्चन 1 है, x2 नहीं है तो वो 0 होगा, तो C1 हमारा x1 होगा। सारी बात है, x1 का जो क्वेश्चन है वो C1 होगा, x2 का 0 होगा। तो 1/0 अनडिफाइंड है, इसको हम इग्नोर करते हैं। मैंने आपको कहा था ना मसला करेगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। खैर, हमारे पास इन्फिनिटी वगैरह का रेंज आ रही है, खैर इसको तो हम निकाल देंगे, मसला कर रही है भैया, डिफाइंड होनी चाहिए। तो फॉर हम सेकंड इक्वेशन के लिए निकालते तो हमारे पास आ जाएगा C12 C23 2/3, एक ये रेंज आ गई। देन हमारे पास x1 1/1, हमारे पास एक रेंज आ गया। अब हमने देखना भैया कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। 2/3 हमारे पास वैल्यू डेसिमल्स में देगी, 1 से छोटी होगी, तो हमने क्या किया C1/C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 होगा एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये थी ऑप्टिमलिटी रेंज निकालने का तरीका, कितना सिंपल है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। उसने कहा सपोज दैट द यूनिट रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट वन, उसने कहा कि एक प्रोडक्ट वन है, उसका जो यूनिट रेवेन्यू है उसको हम फिक्स कर देते हैं। उसकी जो करंट वैल्यू C1 है उसको हम 5 फिक्स कर दिया है, सपोज करें। और उसने कहा व्हाट इज एसोसिएटेड ऑप्टिमलिटी रेंज फॉर द यूनिट रेवेन्यू फॉर प्रोडक्ट टू। उसने कहा प्रोडक्ट टू के लिए फिर आप बताएं कि क्या वैल्यू होगी, यानी कि C1 के वैल्यू में 5 फिक्स कर रहा हूँ, तो C2 की वैल्यू क्या होगी या किस रेंज में लाई करेगी। डेट विल कीप्स द ऑप्टिमम अनचेंज, कि यानी कि उसमें लाई करेगी कि यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकता भाईजान, हमारा जो मर्जी आंसर आए इधर ही रहेगा इसके अंदर। तो सिंपल ये है, हमने ऑप्टिमलिटी रेंज निकाली। उसने इसमें क्या है कि उसका कहने का मकसद ये है कि इसमें अगर हम C1 की वैल्यू 5 फिक्स कर दें तो C2 की बताएं कि रेंज क्या होगी। सिंपल वही हमने किया है, C1 की जगह 5 पुट किया, वही इन्वर्ट वगैरह करके हमने जरी बात है कि फिर वैल्यूज भी चेंज हो गई। अगर 3/2 होगा तो वो 1.5 बन जाता है, और 1/1 1 ही रहेगा, तो जरी बात है उसी हिसाब से हम रेंज कर लेंगे। C2/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए, लेस देन इक्वल टू 3/2 हो जाए, 5 दोनों साइडों में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये रेंज आ जाएगी। यानी कि ये तकरीबन 7.5 बनेगा 15/2, तो 5 से 7.5 तक C2 की वैल्यू हमारी आ सकती है, इससे बाहर नहीं आनी चाहिए। ये था भाईजान सिंपल सा मेथड, सिंपल पार्ट बी। उसने कहा व्हाट इज द ड्यूअल प्राइस ऑफ कांस्टेंट 2 एंड 3।
तो भाई साहब डुअल प्राइस की बात होगी ये तो उसने कहा कांस्टेंट टू एंड थ्री, उसने कांस्टेंट वन का क्यों नहीं कहा, ये मसला कर रही थी, इसलिए उसने कांस्टेंट टू और कांस्टेंट थ्री का ही पूछा है। उसकी मर्ज़ी, वो जिस मर्ज़ी की पूछे। खैर कांस्टेंट टू और कांस्टेंट थ्री की हम कर लेते, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, पानी पी लूँ, गला सूख गया। खैर तो स्टार्ट करते हैं, यानी कि डुअल प्राइस निकालनी कांस्टेंट टू और थ्री की बस। तो भाईजान ये हो सकता है भाईजान आपको भी पता कि क्लिप्स कितने बन गए होंगे 10-10 मिनट के, तो वो हो सकता है कि ये जो वीडियो है मेरा तो ये था कि मैं कम से कम में बनाऊँ और इसको एज एज अ वन वीडियो ही मैं अपलोड करूँ, एक ही वीडियो में। हो सकता है कि शायद इसके दो पार्ट्स बन जाए, पार्ट वन ये सॉरी पार्ट वन, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है क्लिप्स हैं तो उनको मैं अरेंज कर लूँगा उस लिहाज से। तो हो सकता है कि ये मैं दो पार्ट्स में या हाँ, इस वीडियो को अपलोड करूँ, 2 से 3 पार्ट या जो भी है, मैक्सिमम 2 पार्ट्स होंगे, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे है कि 2x1 + 3x2 <19, यानी कि कांस्टेंट टू इक्वेशन टू यही थी हमारे पास, 2x1 + 3x2 <19। तो कोई मसला नहीं, वो यूज़ फेसिबिलिटी इंक्रीमेंट यूज़ केस मैंने आपको बताना था कि डुअल प्राइस वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, और वो हार्डली 20 मिनट्स तक ही होगा, 20 मिनट से नीचे ही होगा। तो क्योंकि मैंने ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस कर दी हैं उधर, आपको पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। अगर नहीं भी है तो मैं उधर फिर भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन कम टाइम इंशाल्लाह लगाऊंगा। तो इसमें यह होता है कि इंक्रीमेंट फिजिबिलिटी रेंज के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में होता है कि हमने राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है ना, उसको हमने ए का इंक्रीमेंट देना होता है। लाइक ये अब ये है ना कांस्टेंट, कांस्टेंट टू के लिए उसने कहा है हमें, तो उसका मतलब है यानी कि हमें कांस्टेंट तो यूज़ करनी है, कांस्टेंट टू और थ्री दोनों यूज़ होंगी, लेकिन कांस्टेंट थ्री पहले कांस्टेंट टू के लिए वर्किंग कर रहे हैं, तो इसलिए कांस्टेंट थ्री फिक्स रहेगी, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ओरिजिनल रहेगी। कांस्टेंट टू में हम क्या करेंगे कि अब हम इंक्रीमेंट वाला केस यूज़ करें तो हमने राइट हैंड साइड पे वन का इंक्रीमेंट कर दिया और कुछ नहीं करना। अगर डिक्रीमेंट होता तो यहाँ पे हम 19 की जगह 18 लिख देते हैं, एक डिक्रीज कर देते वैल्यू। देन हमने वही सारी बात है, ग्राफ प्लॉट करना हमने क्योंकि ग्राफ के बगैर ये सवाल हल हो ही नहीं सकता, डुअल प्राइस हमेशा ग्राफ से ही निकलेगी। तो वो वर्किंग मैंने बता दी कि किस तरह पॉइंट निकालना है, और मैंने डिस्कस भी कर दिया यहाँ पर। तो मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया ना, वो मैंने जियोजेब्रा पे किया है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, दिखा देता हूँ बल्कि अभी, और फिर आता हूँ यहाँ पे। अब ये देखें, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है सारा ये। अब यहाँ पे देखेंगे ये जी ओल्ड है, जी ओल्ड वो है कि जो आपका ओरिजिनल इक्वेशंस फिजिबिलिटी रीजन बना रही है विदाउट इंक्रीमेंट, यानी कि जब आपने आपने क्या करना है मैं आपको दिखा ही देता हूँ। खैर आपने इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करना है, ये आपकी ओरिजिनल है, इससे जो रीजन बन रहा है वो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा और वो जी ओल्ड कहलाएगा, ये रहा। उसके बाद आपने लेना है कि एक नई इक्वेशन जो ली है, यानी कि ये जो 19 से 20 पे किया है, ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बनी है, तो इसके ज़रिए, और ये हमेशा जिस इक्वेशन को आप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे ना, वो हमेशा उसके पैरेलल बनेगी लाइन। देखें तो ये देखें, ये एक लाइन जा रही है इक्वेशन थ्री के नाम से, ये पैरेलल बनी है, और ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा जी न्यू देगी। तो यानी कि जी ओल्ड आ गया, जी न्यू आ गया। आप इसके मतलब के ये तो खैर जियोजेब्रा वगैरह का है ना, तो यहाँ से आप पॉइंट वगैरह निकाल सकते हो कि क्या बन रहे हैं। अदरवाइज आपको कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, वो यही है कि दोनों जो वो ऐसी दो इक्वेशन जो कि आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, उन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो आपने जी ओल्ड और जी न्यू के पॉइंट्स निकाल लिए, तो यहाँ पे जी ओल्ड आया मेरे पास 5/3, और सिंपल इसको क्या करना कि जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन नहीं था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, इतने ऊपर स्क्रॉल करने से 5x1 + 7x2, इसके अंदर हमने पुट कर देना, सिंपल ओरिजिनल में करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ओरिजिनल वैल्यू पुट किया, हमारे पास आ गया जी ओल्ड 46, जी न्यू की वैल्यू आई 44, तो वो 48 आ गया। फार्मूला हमारे पास है डुअल प्राइस का, जी न्यू माइनस जी ओल्ड, और ये 20 माइनस 19 कहाँ से आया, ये 20 माइनस वो है कि ये वो वाली इक्वेशन है जिसके अंदर हमने इंक्रीमेंट किया था, यानी कि 19 थी, इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट किया तो 20 होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, और ये हमेशा वन भी आएगा, अगर आप लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, वन ही आना नीचे। जी न्यू माइनस जी ओल्ड करना सिंपल, तो हमारे पास टू आ गया, ये डुअल प्राइस आ गई कांस्टेंट टू की। अब इसी तरीके से हमने सिमिलरली कांस्टेंट थ्री की निकालनी है।
कॉन्स्टेंट थ्री यानी कि ये वाली थी x1 + x2 इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 8, ये देखेंगे। ये कांस्टेंट वन ये है, कांस्टेंट टू ये है, कांस्टेंट थ्री ये है। कांस्टेंट थ्री का देखा तो इसका मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट टू और थ्री में सेम ही रख दी क्या मैंने? नहीं, सही है। कांस्टेंट थ्री की बात हो रही है तो यानी कि इसमें चेंज आएगा, तो कांस्टेंट टू जो है वो फिक्स हो जाएगी इसमें। तो इसकी लाइट वही इंक्रीमेंट वाला केस दोनों में ही लगेगा, क्योंकि एक में इंक्रीमेंट यूज़ किया तो ये नहीं है कि हम दूसरे में डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं, तो दूसरे में इंक्रीमेंट ही यूज़ करना है, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो 8 में +1 किया तो हमारे पास 9 आ जाएगी, तो हमने वही यहाँ पे आपको मैं ग्राफ दिखा देता हूँ। डुअल प्रिंसिपल टू का ये रहा ग्राफ। तो ये हमारे पास जी ओल्ड था, जी न्यू आ गया, ये वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे। देन वही जो पॉइंट्स हमारे पास निकले हैं उससे जी ओल्ड की वैल्यू आई 46, जी न्यू की आई 46.33। देन वही कंप्यूटेशन की 9 माइनस 8 मैंने आपको कहा था कि जिसमें इंक्रीमेंट किया है उसको माइनस उसमें कर देंगे। 0.33 हमारे पास डुअल प्राइस आ जाएगी कांस्टेंट थ्री की। ये सारे आपको एसएस मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के, जो मतलब कि ये असाइनमेंट जिन्होंने अभी करनी है उनके लिए आइडिया हो जाएगा कि भाई हमने किस किस के जियोजेब्रा पे करने हैं, किस किस का सोल्यूशन हमने हैंड रिटर्न करना है, और किसको हमने एक्सेल पे करना है। ये सारा कुछ क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से इसके दो पार्ट में हो जाएगी। खैर, और मैं बता भी अब लेट ही रहा हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट तो आएगा ही एंड पे, तो उसके लिए सॉरी भाई, कभी कभार हो जाती है कुछ गलतियाँ। तो खैर, उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा। टाइम देख लें, कोई 6:30 हो रहे हैं, और आप जिन्होंने वीडियो स्टार्ट किया होगा वो देख लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक रिकॉर्डिंग में टाइम लगा है। इवन क्या हो सकता है ये आपको 40-40 मिनट के दो पार्ट मिल जाए, तो आपको तो लग रहा होगा कि भाई 1.5 मिनट का है, लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग में कितना टाइम लग गया। इवन कि अभी इसके बाद मैंने एडिट करनी है, और देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सारा फलाफला सारा करने के बाद ये आप तक पहुँचेगी। इवन के कॉपीराइट में भी इसका टाइम लगेगा चेक होने में, और अपलोडिंग टाइम भी इसका काफ़ी ज़्यादा लगता है क्योंकि जीबीज़ में होती है फाइल्स। तो ये आप तक अब आप समझ जाएँ, अंदाज़ा लगा लेंगे कितना टाइम लग रहा है, और मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करके जाना। बाकी ये लाजमी बताना कैसा लगा पढ़ाने का स्टाइल। बाकी बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। बाकी भाई लोग, मुझे और मेरी फैमिली को आप लोग दुआओं में याद रखना। और दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।